नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का मैं एमपी आरपीएससी अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सभी आपको एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर 2012 का पेपर है उसका सॉल्यूशन यहां पर करवा रहे हैं। तो अभी तक के जो 70 क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारी टीम ने, हमारी फैकल्टी ने जो आरपीएससी अड्डा के अंदर सब्जेक्ट की जो एक्सपर्टीज है उनके द्वारा अभी तक आपको 70 जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करवा दिया गया है। और मैं आपको ऑडिटिंग के 71 से लगाकर 84 तक, यानी कि लगभग हम मान के चलें कि पिछली बार का आपका जो पेपर आया था उसमें 71 टू 84 तक के जो क्वेश्चंस थे वो ऑडिटिंग से रिलेटेड थे। तो आइए हम यहाँ पर जो हमारे 2012 एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको यहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक एनालिसिस के साथ विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं, अगर आप सभी एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको तलाश है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से बेहतरीन अगर आप तैयारी कर सकें, तो आरपीएससी अड्डा ने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स की फैकल्टी के द्वारा एक ऐसा वेल डिजाइन कोर्स तैयार किया है जिसमें आप अपनी एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट के अंदर आने वाली 10 यूनिट की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जहां पर हर यूनिट को जो फैकल्टी जो है उन्होंने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से उसको जो है वो तैयार करवाया है। तो आप सभी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अभी आपको मैं बता दूं, आप जो इस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं रिसेंटली जो होने वाला है, तो वो मात्र 1499 के अंदर हमारे कोर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज फ्री में मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 यूनिट्स आती हैं, तो 10 यूनिट्स की बेहतर तैयारी करने के लिए आपको एक तो क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाएं कि एक या दो फैकल्टी ही सब कुछ पढ़ा रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जीएसटी और वेट को पूरा अलग जो है वो टीम ने पढ़ाया है, जिसमें हमारे सी अर्पित सर हैं। साथ में आपको बता दूं, मैनेजमेंट को अलग पढ़ाया गया है, ऑडिटिंग को हमारे सी रामेश्वर सर और प्रियंका मैम ने पढ़ाया है। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट को, चाहे वो पार्टनरशिप हो गया, ठीक है ना, तो पूरी अलग अलग यूनिट को अलग अलग सब्जेक्ट की फैकल्टी ने पढ़ाया है। तो इतना बेहतरीन कोर्स आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो निश्चित रूप से इस कोर्स को परचेज कीजिए, जहां पर 20 प्लस सीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की टीम जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो उनके एक्सपीरियंस के बेस पर इस वेल डिजाइन कोर्स को तैयार किया गया है। तो आप बिना किसी देरी के आज इस कोर्स को परचेज करें और अपनी तैयारी को जितना हो सके उतना बेहतर आप करें, ताकि फाइनली सिलेक्शन आप ले सकें। साथ में आपको मैं बता दूं, एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट के 100 एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, जहां पर वीडियो सॉल्यूशन से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सॉल्यूशन जो एमसीक्यूज हैं 1000 एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आप इनको परचेज कीजिए, और जिनकी प्राइस मात्र 499 है, और मात्र 499 के अंदर 1000 एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वीडियो सॉल्यूशन के साथ हैं, और वो आपको मिल रहे हैं मात्र 499 के अंदर। तो आज ही साथ में आप इस कोर्स के साथ इस एमसीक्यूज सीरीज को भी ले लीजिए, ताकि वीडियो सॉल्यूशन से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ऑडिटिंग का पहला क्वेश्चन जो 2012 के पेपर में आया था उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ऑडिटिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एक आंतरिक अंकेक्षक होता है, एक इंटरनल ऑडिटर जो है वो क्या होता है, यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको बताना है कि एक आंतरिक अंकेक्षक क्या होता है। आंतरिक अंकेक्षक का मतलब होता है इंटरनल ऑडिटर। तो आप सब बता सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर क्या होता है। आंतरिक अंकेक्षक होता है एक स्थायी कर्मचारी होता है क्या, एक अस्थायी कर्मचारी, कोई लेखापाल, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं और आपको यह बताना है कि एक आंतरिक अंकेक्षक जो है वो यहां पर क्या होता है। देखो, बात करते हैं सबसे पहले इंटरनल ऑडिटर की। तो आपको मैं इससे पहले भी कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करता हूं। हम जो बात करते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक व्यवसाय की आंतरिक व्यवस्था जो होती है वो बीओटी के द्वारा रखी जाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर आप अपने व्यवसाय में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा रखते हो तो हम यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा संभावना होती है कि गड़बड़ी जो है वो न हो, और कोई भी कपट या त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्योंकि व्यवसाय की आंतरिक नियंत्रित व्यवस्था का मतलब ही ये होता है कि आंतरिक उपायों को इतना मजबूत बनाना
कि कोई गड़बड़ी पहले तो हो ही नहीं, और अगर हो जाए तो जल्द से जल्द उसको ढूंढा जा सके और तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया जा सके, जिससे क्या है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर से आएगा तो उसको कोई भी गलती नहीं मिले, कहीं पर भी घमंड नहीं मिले, और आंतरिक व्यवस्था के अनुसार उसको ट्रू एंड फेयर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले, ताकि उसको ऑडिटिंग भी अच्छी लगे और व्यवसाय की गुडविल भी बढ़े, और हम कह सकते हैं कि वो ऑडिटर जो है वो कंपनी के संबंध में अपनी सही राय कायम कर सकें। इसलिए आंतरिक नियंत्रित व्यवस्था रखी जाती है। तो हम कंपनी के बीओडी क्या करते हैं कि कंपनी के अंदर जो है प्रबंधक कंपनी या व्यापार के लिए एक आंतरिक नियंत्रक के लिए नियुक्ति करते हैं। ठीक है, वैसे आंतरिक नियुक्ति करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, पर ऐसी कंपनियां जहां पर 25 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो उनके लिए आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है। और इंटरनल ऑडिटिंग के संबंध में भी एक कंसेप्ट है। पहले तो बात करते हैं कि आंतरिक अंकेक्षक से रिलेटेड कौन सा हमारा सेक्शन है, तो सेक्शन है 138। ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। 139 से फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंतरिक अंकेक्षक क्या होता है, यहाँ पर ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या वो एक स्थायी कर्मचारी होता है, फिक्स्ड, हम जिसको एम्प्लॉय कह सकते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय कह सकते हैं, या फिर वो सिर्फ टेम्पररी एम्प्लॉय होता है, या कोई अकाउंटेंट होता है ओनली, या इनमें से कोई नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये बताना है इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है। अब यहां पर एक बात करते हैं कि पहले कि इसको नियुक्त कौन करता है। तो मैंने आपको बताया कि इंटरनल ऑडिटर को जो नियुक्त करेगा तो इसको हम बोलेंगे अपॉइंटेड बाय बीओडी। और सिर्फ किसके लिए किया जाता है, व्यवसाय की आंतरिक नैतिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही एक तरीके से पुनर्निरीक्षण होता है आंतरिक अंकेक्षण के अंदर, जो कि इंटरनल ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। और जब रियल में ऑडिटिंग होती है वो तो बाह्य व्यक्ति होता है, एक स्वतंत्र अंकेक्षक होता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, बीओडी द्वारा सिर्फ एक प्रबंधक के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए यह व्यापार या कर्मचारी का अस्थायी कर्मचारी कहलाएगा, न कि स्थायी कहलाएगा। तो इसका आंसर है जो वो बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात करूं मैं, इंटरनल ऑडिटिंग कहां पर अनिवार्य की जाती है, जहां पर एक रीजन तो ये था, दूसरा ये था जिस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है तथा जिसके ऋण जो हैं, जो लोन्स हैं वो 100 करोड़ से ज्यादा अगर बकाया है, तो फिर ऐसी कंपनी के लिए भी इंटरनल ऑडिटिंग अनिवार्य कर दी है कंपनी एक्ट 2013 ने। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण है। आपने पढ़ा होगा एकाकी व्यापार का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसको कहते हैं एकल व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण है। क्या एकाकी व्यापार का अंकेक्षण अनिवार्य होगा, क्या हम कह सकते हैं कि कंपलसरी होगा, या हम कह सकते हैं कि एक सलाहकारी रूप में होगा, जिसको हम यहां पर ऐच्छिक भी कह सकते हैं समझने के लिए, या वो कठिन होगा, या वो अनावश्यक होगा, नॉट मैंडेटरी, या हम कह सकते हैं कि अनएसेंशियल होगा। आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एकाकी व्यापार का अंकेक्षण जो है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए। तो बताइए आप, आपके हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा। क्या एकाकी व्यापार का अंकेक्षण टफ होगा, या हम कह सकते हैं कि अनावश्यक है, अननेसेसरी, या वो ऐच्छिक होगा, वॉलंटरी। ठीक है, इसको हम सलाहकारी भी बोल सकते हैं, एडवाइजरी, या वो कंपलसरी होगा। तो देखो आपको मैं बता दूं, एकाकी व्यापार के लिए जो अंकेक्षण है कोई अनिवार्य नहीं है, वो एक तरह से सलाहकारी होता है, वो एक तरह से ऐच्छिक होता है। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्यों ऐच्छिक होता है, क्योंकि एकाकी व्यापारी क्या करता है, एकल व्यापारी जो है वो एक ही होता है। और किम्बाल परिभाषा भी दी है कि एकाकी व्यापारी कौन होता है, जो कि संविधान के नियमों के अनुसार जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यापारी जो अपने लिए ही स्वयं व्यापारी के रूप में काम करता है, वही प्रबंधन और नियंत्रण करता है, तथा वही व्यक्ति जो है वो सब कुछ करता है। मतलब एक ही व्यक्ति जो है वो एक छोटा सा कोई व्यापार कर रहा है तो उसे एकाकी व्यापार कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, व्यवसाय के संगठन के स्वरूप की अगर हम बात करें, तो हमारे महत्वपूर्ण 5 स्वरूप होते हैं। एकाकी व्यापार, संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कंपनी। ये 5 हमारे क्या होते हैं, 5 हमारे व्यवसाय के संगठन के स्वरूप होते हैं। तो एकाकी व्यापार व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप भी कहा जाता है। एकाकी व्यापार जो है उसको ध्यान रखना है कि व्यवसाय का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है ये। व्यवसाय का सबसे प्राचीनतम स्वरूप होता है
तो इसका अंकेक्षण एक्चुअल में क्या है कि ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। अनिवार्य तो किसके लिए होता है? तो फिर अनिवार्य जो होता है वो वैधानिक अंकेक्षण होता है जो कि कंपनी के लिए होता है। कंपनी के लिए क्या कर रखा है, इसको अनिवार्य कर रखा है। कंपनी के अलावा जैसे कोई धर्मार्थ संस्थाएं हो गई, ट्रस्ट हो गए, इन सब के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। लेकिन कंपनी के अलावा अगर मैं बात करूं हमारे एकाकी व्यापार की, तो एकाकी व्यापार के लिए हमारा अंकेक्षक क्या होता है? अनिवार्य नहीं होता है। एकाकी व्यापार के लिए ऐच्छिक होता है। साझेदारी के लिए कह सकते हैं कि हम आवश्यक होता है, लेकिन जो हमारी कंपनी है उसके लिए क्या होगा? अनिवार्य। तो अनिवार्य तो कंपनी के लिए होगा और आवश्यक जो होगा वो साझेदारी के लिए होगा। आवश्यक किसके लिए होगा? साझेदारी के लिए होगा। पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूर जो है वो आवश्यक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आयकर अधिनियम की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 एकाकी व्यापार का अंकेक्षण सलाहकारी बताया गया है, परंतु एकाकी व्यापार का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो व्यापार का अंकेक्षण सीए के द्वारा कराना अनिवार्य है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सलाहकारी किसने बताया है ये भी ध्यान रखना है। सलाहकारी जो बताया है वो बताया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बताया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किस वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित किया गया? आपने पढ़ा होगा सीए एक्ट जो है वो कब पारित किया गया आपको बताना है, उसके बाद ही यहाँ पर मैं लिखूंगा आगे, ठीक है। क्या वो 1947 है या 1948 या 1949 या 1950? किस वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम जो है वो पारित किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है हमें, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जो हमारा सीए एक्ट है, ठीक है, जो हमारा आईसीआई है, आईसीआई के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अधिनियम है वो 1949 के तहत जो है वो पारित किया गया था, जिसका लेखांकन और मानदंड का निर्माण किया गया, जो लेखांकन में एक रूपता वाले आईसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 के तहत कार्य करती हैं और सीए की परीक्षाएं करवाती हैं। तो आपको बताना है कि जैसे हमारा आईसीआई है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है 1949 हो जाएगा, सी एक्ट 1949 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डेट अगर पूछे तो 1 जुलाई 1949, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका है न्यू दिल्ली के अंदर। ये क्या करता है? ये प्रोफेशनल सीए तैयार करता है, ठीक है। ये सीए को तैयार करता है। सीए की 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एग्जाम होता है, देन आपका आईपीसीसी एग्जाम होता है। इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। उसके बाद सीए के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप जिसे कहा जाता है, और फिर आपका एग्जाम होता है सीए फाइनल का। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। इसके बीच में आपकी क्या होती है? सीए के अंडर में ट्रेनिंग होती है आपकी, जिसे इंटर्नशिप कहा जाता है, इंटर्नशिप, ठीक है, या इसको आर्टिकलशिप भी कह सकते हो। और बहुत सारे सिटी के अंदर तो आर्टिकलशिप में स्टाइफन भी आपको दिया जाता है रोजमर्रा के खर्चों के लिए। तो सी एक्ट अधिनियम का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1949 हो जाएगा। सी जो है वो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भुगतान की वैधता का आशय है। भुगतान की वैधता की बात करता है, वैलिडिटी ऑफ पेमेंट, भुगतान की वैधता, ठीक है, ठीक है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं वैलिड पेमेंट, ठीक है। भुगतान की वैधता का आशय है सही रकम का भुगतान हो। इसका मतलब ये कि क्या सही रकम का भुगतान हो, सही व्यक्ति को भुगतान हो, भुगतान नियमानुसार हो, या भुगतान उचित अधिकारी से अधिकृत हो। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं और आपको यह बताना है कि यहां पर भुगतान की वैधता से एक्चुअल में क्या आशय है, ये आपको यहां पर बताना है। देखो भुगतान की वैधता की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आप सोचो, आज कोई भी भुगतान हम कब वैध कहेंगे? जब वो भुगतान क्या होना चाहिए? सिर्फ सही व्यक्ति को किया गया है या सही रकम का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रकम सही हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो भुगतान अवैध भी हो। इसलिए भुगतान हमेशा सही रकम हो और सही व्यक्ति को, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो। उचित अधिकारी से अधिकृत हो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो नियमानुसार होना चाहिए। वो प्रावधानों के तहत सही तरीके से नियमानुसार है, तो वो भुगतान क्या कहलाता है? इजी क्वेश्चन था, हालांकि ये भुगतान नियमानुसार किया गया है, तभी इस भुगतान को क्या कहेंगे? हम वैलिड भुगतान कहेंगे, ठीक है। यानी कि प्रावधानों का
प्रावधानों का व नियमों की पालना के अनुसार ठीक है, तो वो भुगतान क्या कहलाएगा, वो वैलिड भुगतान कहलाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था हालांकि। तो भुगतान की विधि का मतलब भुगतान सही व्यक्ति को किया गया है, भुगतान उचित रकम का किया गया है, भुगतान अधिकृत है, अर्थात भुगतान पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहलाएगा, जब वो नियमानुसार हो तो ही वो सही तरह से होगा। अगर वो सही रकम है, सही व्यक्ति है और सही उचित अधिकारी अगर ये एक ही बिंदु में होता और नियमानुसार दूसरे बिंदु में होता तो आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी भी आपका हो सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वैधानिक अंकेक्षण लागू होता है। ठीक है, पहले बात करेंगे ये स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है। स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग की बात कर रहा है वैधानिक। तो देखो, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार यूं बोला है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी को जो है वो अपने अंकेक्षक की नियुक्ति करनी होती है। अंकेक्षक को जो है वो इनवाइट करके आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिटिंग करवाना होता है। तो जो व्यक्ति कंपनी एक्ट 2013 की धारा 139 से 147 जो लागू होती है, उन सेक्शन के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, ऑडिटिंग करता है, ऐसे व्यक्ति को, नियुक्त किए गए व्यक्ति को वैधानिक अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैधानिक अंकेक्षक कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 टू 147, 148 हमारा क्या है कि कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है, 139 से लगाकर 147 तक जितने भी सेक्शन है हमारे, वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे रिलेटेड है ऑडिटर से, कंपनी ऑडिटिंग से रिलेटेड है। इसको हम कह सकते हैं कंपनी ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है, जिसमें अंकेक्षक की 139 में हमारी नियुक्ति आ गई। जैसे बात करें तो अपॉइंटमेंट हो गया या रीअपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, 140 के अगर मैं बात करूं तो रिमूवल हो गया, अंकेक्षक का निष्कासन हो गया। 141 की बात करूं तो क्वालिफिकेशन हो गया या डिसक्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, 142 की मैं अगर बात करूं तो हमारा अंकेक्षक का पारिश्रमिक हो गया, रेम्यूनरेशन। इस तरीके से 143 जो है वो अंकेक्षक के अधिकार हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज, इस तरीके से। ठीक है, 144 अंकेक्षक जो है उसको कुछ सेवाओं के ऊपर निषेध है, इस तरीके से। फिर अंकेक्षक का हस्ताक्षर हो गया 145, इस तरीके से 6 7 तक चलते रहते हैं। और अंत में हम कहेंगे कि 148 जो है वो कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है, जिसका हम यहाँ पर अभी काम नहीं है। तो वैधानिक अंकेक्षण किस पे लागू होता है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि बाहरी आवश्यकता एक वैधानिक अंकेक्षक के रूप में है तो बाहरी अंकेक्षक ही जो है वो वैधानिक अंकेक्षक कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, बाहरी अंकेक्षक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आता है। और ये कौन होता है, ये होता है सीए। कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति होता है। तो देखो, संयुक्त कंपनी के लिए बिल्कुल आवश्यक होता है, बीमा कंपनी के लिए भी है, और सहकारी समितियां ये रजिस्टर्ड होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी के लिए क्या होगा, लागू होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी 1956 के तहत भी शासित कंपनी हो सकती है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनियां हो गई। बैंकिंग एक्ट 1949 के द्वारा बैंकिंग कंपनियां हो गई। और विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के द्वारा शासित विद्युत कंपनियां भी यहाँ पर आ जाएगी। तो सारी कंपनियां यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, विद्युत कंपनी भी यहाँ पर कवर होगी। उसके बाद धर्मार्थ संस्था के लिए भी अनिवार्य हो जाएगा वैधानिक अंकेक्षण। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आंतरिक जांच का उद्देश्य होता है, आंतरिक जांच की यहाँ पर बात हो रही है, इंटरनल चेक, इंटरनल चेक। ठीक है, इंटरनल चेक जो है वो हमारे इंटरनल कंट्रोल का भाग है। किसका भाग है, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल जो है आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है इंटरनल चेक और एक होता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अभी समझते हैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। तो आंतरिक जांच का उद्देश्य क्या होता है, प्रविष्टियों की शुद्धता का सत्यापन करना, धोखाधड़ी को रोकना, धोखों का पता लगाना, या उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, और आपको बताना है कि आंतरिक जांच का उद्देश्य होता क्या है। तो देखो, पहले बात करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल क्या है। मैंने बताया था इंटरनल कंट्रोल से तात्पर्य उन सभी उपायों से लिया जाता है जिससे एक व्यवसाय की आंतरिक व्यवस्था नियंत्रित की जाती है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है,
आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के उपाय के रूप में, जो आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो उपाय करते हो उसे ही इंटरनल कंट्रोल कहा जाता है। इंटरनल कंट्रोल को आगे जाके दो भागों में बांटते हैं। एक होता है इंटरनल चेक, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक जांच। इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है, आंतरिक जांच से होता है, और इंटरनल ऑडिट का मतलब आंतरिक अंकेक्षण। जो हमारा पहला ही क्वेश्चन आज का यही था 71वां, कि आंतरिक अंकेक्षण जो है वो किनके लिए अनिवार्य, इस तरह का क्वेश्चन हमारा आया था। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय के ही कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो आंतरिक अंकेक्षक कहते हैं। बीओडी द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और इंटरनल चेक के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों की एक दूसरे से क्रॉस चेकिंग हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, आंतरिक जांच के अंदर किसी भी जांच के बहुत सारे टुकड़े किए जाते हैं, और हर एक कार्य के लिए एक व्यक्ति जो होता है वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे बात करें कि मान लो रोकड़ में हमें नकद कोई रोकड़ प्राप्त हुई है, तो उसका वाउचर देखने के लिए अलग होगा, प्राप्ति के लिए प्राप्ति रजिस्टर अलग देखेगा, कैश अकाउंट कैश बुक देखने के लिए अलग व्यक्ति होगा, ताकि एक दूसरे के कार्यों की क्रॉस चेकिंग हो जाए। तो इस कार्य को ही इंटरनल जांच कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो प्रविष्टि की शुद्धता का सत्यापन बिल्कुल यहाँ पर ही होगा, धोखाधड़ी को रोकना और धोखा का पता लगाना। तो देखा जाए तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसमें कवर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आंतरिक जांच का उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, अब बताइए सभी। तो हमारा आंतरिक जांच का उद्देश्य हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर प्रविष्टि की शुद्धता का सत्यापन भी इसमें आता है, धोखाधड़ी को रोकना होता है, धोखाधड़ी का पता लगाना है, कपट का जल्दी पता लगाना, गलतियों को जल्दी पकड़ना, ये सब बातें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो परीक्षण जांच अर्थात आंशिक जांच। ठीक है, आंशिक जांच पर अंकेक्षक का कार्य करना सामान्यतः बड़ी रकमों वाली प्रविष्टियों या महत्वपूर्ण खातों की प्रविष्टियां व्यापक तौर पर यहाँ पर देखी जाएगी, और उनकी प्रविष्टियों को एक निश्चित योजना के अनुसार बाकियों में से अचानक आधार पर यहाँ पर सत्यापन हेतु उठाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि आंतरिक जांच के अंदर जो है वो कंपनी और कर्मचारियों के कार्य की जो है वो समय समय पर जांच हो जाती है, जो मैं आपको बात बता रहा था। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परीक्षण जांच किस जांच से संबंधित है, यहाँ पर हमें पूछना है टेस्ट चेकिंग से। टेस्ट चेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। परीक्षण जांच किस जांच से संबंधित है, सभी मदों की जांच, यानी कि सभी यहाँ पर वैल्यू ली जाएगी। मदों के प्रतिदर्श की प्रतिनिधि से जांच, कुछ ही मदों की व्याख्या में, या रोकड़ पुस्तकों की मदे यहाँ पर हो जाएगी। परीक्षण जांच की बात हो रही है, टेस्ट चेकिंग की बात हो रही है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। परीक्षण जांच के बारे में पूछ रहा है, जल्द से जल्द अपना आंसर आप दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। टेस्ट चेकिंग यहाँ पर बात हो रही है, परीक्षण जांच क्या हो रही है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन देख के, परीक्षण जांच में सभी मदद तो नहीं आती है, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि टेस्ट चेकिंग आप कर रहे हो, एक तरह से ऊपर ऊपर से जांच कर रहे हो। परीक्षण के अंदर आप क्या कर रहे हो, एक तरह से सैंपलिंग के अंदर जिस तरीके से नमूने की जांच होती है उस तरीके की ये जांच होती है। तो परीक्षण जांच को हम क्या कह सकते हैं कि आंशिक जांच भी कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अर्थात अंकेक्षक का परीक्षण जांच करना सामान्यतः बड़ी रकमों वाली प्रविष्टियां, जो ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े अमाउंट वाली जो कोई अगर एंट्रीज हैं, या कोई ऐसे महत्वपूर्ण सारवान खाते हैं, उनकी प्रविष्टियां व्यापक तौर पर यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है ना, और उसके बाद अगर बात करें तो उनकी प्रविष्टियों को एक निश्चित योजना के अनुसार बाकियों में से अचानक आधार पर सत्यापन हेतु वो उठाते हैं। तो मदों के आदर्श नमूनों की जांच भी हम कह सकते हैं। परीक्षण जांच को एक तरह से क्या कह सकते हैं, मदों के आदर्श नमूनों की जांच। ठीक है, तो कुल मिलाकर ध्यान रखना है, यहां पर अगर मदों के आदर्श नमूनों की अगर आप जांच कर रहे हो तो ऐसी ही जांच को हम क्या कहते हैं, ऐसी ही जांच को हम कहते हैं हमारी परीक्षण जांच। तो बी यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा।
रोकड़ पुस्तकों की मदद ये यहाँ पर नहीं है। यह तो क्या है कि आंशिक अंकेक्षण इसको हम कह सकते हैं। आंशिक जैसे पूर्ण अंकेक्षण होता है वैसे ही आंशिक अंकेक्षण होता है। पूर्ण अंकेक्षण के अंदर क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं कि हम पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं, जबकि आंशिक अंकेक्षण के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कार्य को दो आधार पर बांटते हैं, या तो समय के आधार पर या कार्य के आधार पर, और उसमें से थोड़ी थोड़ी जांच करते हैं, उसे जो है हम आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे समय के आधार पर हम बात करें तो जैसे अप्रैल से 31 मार्च तक अगर हमारा ईयर है तो उसमें हमने अप्रैल, मई और जून की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर पूरी रिपोर्ट जारी कर दी, तो उसे हम कह सकते हैं कि पार्शियल ऑडिटिंग, आंशिक अंकेक्षण। तो अंकेक्षण या तो समय के आधार पर होता है जिसमें कुछ समय की आप जांच कर लो, या फिर कार्य के आधार पर जिसमें आपने कुछ कार्य का सिलेक्शन कर लिया, जैसे आपने रोकड़ पुस्तक देख ली, कुछ माल से रिलेटेड काम देख लिया, तो उसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। तो डी पॉइंट हमारा आंशिक अंकेक्षण की तरह जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ मदों की अगर व्याख्या कर रहे हो तो उसे आप गहन जांच भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्तीय सूचनाओं का अंकेक्षण द्वारा परीक्षण है निदेशित परीक्षण, स्वतंत्र परीक्षण, आश्रित परीक्षण, या ये सभी? क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय सूचनाओं का अंकेक्षण द्वारा परीक्षण है। अब एक बात करते हैं, देखो जब भी वित्तीय सूचनाओं के अंकेक्षण की बात आ रही है तो यहां पर बात हो रही होती है हमारे स्वतंत्र अंकेक्षण की। किसकी बात हो रही है? स्वतंत्र अंकेक्षण की हो रही है। तो यहां पर ध्यान रखना कि बी ही ऑप्शन के अंदर ये आ रहा है। तो स्वतंत्र अंकेक्षण होता है वित्तीय सूचनाओं का अंकेक्षण करने वाला, निदेशित परीक्षण और आश्रित परीक्षण इसमें सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं। एक्चुअली वित्तीय सूचनाओं का जो अंकेक्षण द्वारा परीक्षण होता है उसे ही हम स्वतंत्र परीक्षण कहते हैं। स्वतंत्रता एक पैसे की आधारशिला होती है। क्या होती है? आधारशिला। जब एक स्वतंत्र अंकेक्षण नहीं किया जाएगा तब अंकेक्षण सही और उचित निर्णय पर पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि वो ट्रू और फेयर जो है वो रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। और ट्रू और जो फेयर रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो फिर वो कौन देता है? वो देता है हमेशा इंडिपेंडेंट ऑडिटर। स्वतंत्र अंकेक्षक जो कि बाहरी व्यक्ति होता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में वो आता है, जिसकी हम यहाँ पर वैधानिक नियुक्ति करते हैं, तो वो एक स्वतंत्र परीक्षण होता है। ये ध्यान आपको रखना है। अगर आश्रित व्यक्ति होगा तो अंदर का ही व्यक्ति अगर ऑडिटिंग करेगा तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे सही राय कायम नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना रहेगी। ठीक है, और अगर स्वतंत्र व्यक्ति यहाँ पर अंकेक्षण करने आएगा तो उसमें कोई दबाव नहीं होगा, वो अपनी रिपोर्ट सही जारी करेगा, चाहे वो क्लीन रिपोर्ट जारी करे, चाहे वो क्वालिफाइंग रिपोर्ट जारी करे, या वो डिस्क्लेमर और ओपिनियन जारी करे, या वो एडवर्स रिपोर्ट जारी करे, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही होगी। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अंकेक्षण अनिवार्य है। अगेन क्वेश्चन देखो, आपके पिछली बार क्वेश्चन काफी पेपर जो है वो इजी आया है। क्वेश्चंस के लेवल को देखा जाए तो एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट का पेपर इतना टफ नहीं है। ऑडिटिंग की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल पेपर की हम बात नहीं करें। ऑडिटिंग का पेपर काफी इजी है, कहीं पर भी सुमेलित करने वाले या काफी टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ऑडिटर की नियुक्ति से संबंधित कोई अंकेक्षण का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं है, न केक की बात हो रही है आपके यहाँ पर। इजी क्वेश्चन है, तो इस पेपर के अंदर भी आपको अच्छी आने वाली तैयारी करनी है। ठीक है, अंकेक्षण अनिवार्य है एकाकी व्यापार के लिए, फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी के लिए, फॉर पार्टनरशिप, फॉर कंपनी, एंड इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया था हमेशा अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य होगा? कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। साझेदारी के लिए वो आवश्यक होगा। क्या होगा? साझेदारी के लिए आवश्यक होगा। एकाकी व्यापार के लिए ऐच्छिक है या सलाहकारी है। दूसरा क्या बोला? सलाहकारी है। और सलाहकारी कौन बोल रहा है? यह बात बोल रहा है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि अगर एकाकी व्यापार का टर्नओवर जो है, टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए? जो है वो एकाकी व्यापारी को भी अपना जो है अंकेक्षण करवाना होगा। लेकिन फिलहाल वो ऐच्छिक और सलाहकारी ही होता है। साझेदारी के लिए आवश्यक है। कंपनी के लिए क्या होगा? अनिवार्य होगा। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसके लिए एक वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वैधानिक अंकेक्षण करेगा कंपनी में, और वो कौन करेगा? वो करेगा सेक्शन 139 के अनुसार जो नियुक्त है। और अगर सरकारी कंपनी है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के अनुसार, तो फिर सरकारी कंपनी का अंकेक्षण कौन करेगा? वो करेगा हमारा कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, जो केग द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वो व्यक्ति यहां पर करेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अंकेक्षण व्यस्त संबंधी पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, इसको व्यस्त नहीं है, इसको कायर कर दो, थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक है। अंकेक्षण कराने वाला अंकेक्षक स्वयं, सरकार या कंपनी पंजीयक, इसको बोलेंगे रजिस्ट्रार और कंपनीज, सरकार यानी गवर्नमेंट, अंकेक्षण यानी ऑडिटर, या अंकेक्षण कराने वाला।
जो व्यक्ति अंकेक्षण करवाएगा, चाहे वो बीओडी हो सकता है, चाहे वो शेयर होल्डर हो सकते हैं, या वो हमारा सीजी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। तो अंकेक्षण कार्य संबंधी प्रपत्र कौन जारी करता है, कौन तैयार करता है, तो आपको ध्यान रखना है ये स्वयं अंकेक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर्स, और ऑडिट वर्किंग पेपर्स कौन तैयार करता है, ये तैयार करता है ऑडिटर। ऑडिटर स्वयं तैयार करता है, और ये ऑडिटर की क्या होती है, वर्किंग पेपर्स निजी संपत्ति के रूप में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिस पर ऑडिटर का क्या होता है, तो ऑडिटर का ग्रहणाधिकार होता है। ऑडिट वर्किंग पेपर का ऑडिटर का क्या होता है, ग्रहणाधिकार होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कौन तैयार करेगा, ये अंकेक्षक द्वारा होंगे। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कहते हैं जिसको अंकेक्षक की तरफ से शासन करने वाले अधिकारियों को या ऑडिट करवाने वाले को भेजा जाता है। यह पत्र अंकेक्षण की सहमति एवं अंकेक्षण के संबंध में गलत फहमियों को दूर करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें अंकेक्षक की पूर्ति लिखी होती है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बी यहां पर सही हो जाएगा, स्वयं ऑडिटर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तिका अंग होती है, अंकेक्षण कार्य प्रपत्र, अंकेक्षण प्रमाण पत्र, संवैधानिक बहिया, या इनमें से कोई नहीं। ऑडिट नोटबुक, अंकेक्षण टिप्पणी बुक का मतलब क्या होता है, ऑडिट नोटबुक से होता है। और आपको बताना है कि ऑडिट नोटबुक जो है वो क्या होती है, किसका अंग होती है, क्या वो ऑडिट वर्किंग पेपर्स का होती है, इसको बोलते हैं ऑडिटिंग या ऑडिट वर्किंग पेपर्स। यह होते हैं ऑडिट वाउचर्स, संवैधानिक भैया, स्टैट्यूटरी बुक्स, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबोव। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और आपको बताना है कि अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तिका किसका अंग होती है। तो आपको जो मैं बता रहा था ना ऑडिट वर्किंग पेपर, तो ऑडिट नोटबुक हमेशा ऑडिट वर्किंग पेपर का ही जो है हमारा जो है वो अंग होती है, तो ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो अलग अलग होता है, एक होता है ऑडिट प्लान, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो होता है ऑडिट प्लान यानी कि अंकेक्षण योजना, ऑडिट प्लानिंग कह सकते हैं जिसको आपको, अंकेक्षण योजना। दूसरा होता है हमारा ऑडिट प्रोग्राम, तीसरा होता है हमारा ऑडिट नोटबुक। ठीक है, फिर होता है ऑडिट फाइल, ये चीजें आपको बता रहा हूं क्या होती है, और ये उसी क्रम में चलेगी जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, 1 2 3 4 5। फिर लास्ट में होता है ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तिका किसका अंग होती है, अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तिका जिसे हम ऑडिट बुक कहते हैं, जिसमें अंकेक्षण के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट किया जाता है। यह ऑडिट वर्किंग पेपर का ही भाग होती है, अलग कोई भाग नहीं होती है, और यह अंकेक्षक की संपत्ति होती है। अंकेक्षक इच्छा अनुसार अंकेक्षक को इसको उपलब्ध करवा सकता है। ऑडिटर इसको अपनी इच्छा अनुसार जो है वो ऑडिट को क्या कर सकता है, इसको उपलब्ध करवा सकता है। ऑडिट प्लानिंग का मतलब जब वो पहली बार किसी को ऑडिटिंग करेगा तो वो पूरे प्लान बनाएगा, कंपनी से संबंधित पूरी जानकारी लेगा, पहले प्रीवियस ऑडिटिंग कैसे हुई है, क्या है, वो सबकी डिटेल्स रहता है, वो ऑडिट प्लानिंग होती है। फिर वो क्या करता है, अपने चरणबद्ध कार्य को करेगा। जब वो ऑडिटिंग करने आएगा तो वो चरणबद्ध कार्यों की लिस्ट बनाएगा जिसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और जो ऑडिट वर्किंग पेपर है, मैं बता रहा था कि संकेक्षक की स्वयं की संपत्ति होते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर के अनुसार उसको अगर जरूरत लगे तो वो एक्स्ट्रा नोटबुक भी तैयार करता है। तो ऑडिट वर्किंग पेपर का ये एक भाग होती है। ठीक है, और इस तरीके के संबंधित कार्यों को पूरा जब वो कंपाइल करेगा तो वो ऑडिट फाइल होती है, और अंत में वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है। और ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है वो 4 प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला होती है हमारी क्लीन रिपोर्ट, पहली क्या होती है, क्लीन रिपोर्ट। दूसरी कौन सी होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, और तीसरी क्या होती है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और चौथी होती है हमारी एडवर्स रिपोर्ट। चौथी कौन सी होती है, एडवर्स रिपोर्ट। ये 4 हमारी रिपोर्ट होती है, ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम होता है जो अभी आपको मैंने बताया है, इसको हम बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अंकेक्षण कार्यक्रम जो है वो क्या होता है, अंकेक्षण कार्यविधि लागू करने की विस्तृत योजना,
अंकेक्षण संबंधी क्रियाकलापों की अभिशासित करने की विस्तृत योजना, अंकेक्षण संबंधी प्रमाणकों को प्रस्तुत करने की विस्तृत योजना, या उपयुक्त सभी। अंकेक्षण ऑडिट प्रोग्राम के यहाँ पर बारे में पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। जल्दी जल्दी अपने आंसर दे सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। क्या अंकेक्षण कार्यविधि को लागू करने की ये विस्तृत योजना है। ठीक है, अंकेक्षण संबंधी क्रियाकलापों की अभिशासित करने की विस्तृत योजना है। मतलब ऑडिट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज आप करते हो, जितनी भी गतिविधियां होती है, उसे कहते हैं क्रियाकलाप, जिनका हम क्रियान्वयन करते हैं। क्या उनकी विस्तृत योजना है, या अंकेक्षण संबंधी प्रमाणकों को प्रस्तुत करने की विस्तृत योजना है। जो अंकेक्षण से रिलेटेड जो भी आप वाउचर जो प्रेजेंट करोगे, क्या उस वाउचर से रिलेटेड ये होगा, या ऑल ऑफ द अबव हम कह सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अंकेक्षण प्रोग्राम क्या है। अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण प्रोग्राम क्या होता है। अंकेक्षण के लिए एक चरणबद्ध कार्य प्रक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम। इसी को हम क्या कहेंगे, अंकेक्षण कार्यक्रम कहेंगे। और यह अंकेक्षण कार्यविधि लागू करने की विस्तृत योजना होती है। यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या है कि कंफ्यूजन में हो जाते हैं, वो सबको सही करते हैं। यहां पर देखो क्रियाकलाप कोई मतलब नहीं है, और प्रमाणकों को प्रस्तुत किया। प्रमाणक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो हमें ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, हमें जो प्रमाणक दिए जाएंगे ऑडिटर को, ऑडिटर उनके आधार पर प्रारंभिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, जिनको हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, जनरल है, लेजर है, उनकी क्या करेगा, वो जांच करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं स्टूडेंट्स डी करके आ जाते हैं उपयुक्त सभी। इसलिए क्वेश्चन को समझना है और पूरी तरीके से देखने के बाद उसका आंसर देना है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होते हैं, अंकेक्षण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किए जाने वाले या उपयुक्त तकनीकों के साथ ऐसे आदेशों के साथ जो है वो निर्दिष्ट और परिस्थितियों के रूप में लागू करने की एक योजना है। ठीक है, अब ये देखो सब जगह एक जैसे लागू नहीं हो सकते। व्यवसाय की प्रकृति है, व्यवसाय का आकार है, उसकी रचना के अनुसार अलग अलग प्रकार का अंकेक्षण कार्यक्रम हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अंकेक्षक कार्य कर सकता है पिछली वार्षिक सामान्य सभा से 12 माह तक, अगली वार्षिक सामान्य सभा तक, कंपनी पंजीयक या निर्देशक तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब एक ऑडिटर को नियुक्ति की जाती है, ठीक है, जैसे मैं बात बताऊं, फर्स्ट ऑडिटर है, और अगर वो सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है ना, सरकारी कंपनी नहीं है, तो सार्वजनिक कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा, बीओडी द्वारा बोर्ड मीटिंग में की जाएगी। और ठीक है, 30 दिनों के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के भीतर, अगर बीओडी 30 दिनों के भीतर नहीं की जा कर सकते हैं, तो अगले मतलब उसी 30 दिनों के साथ में 90 दिनों के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 90 दिनों के अंदर कौन करेगा, हमारे कौन करेंगे, शेयर होल्डर्स जो है वो करेंगे। ठीक है, यानी कि वो ईजीएम में करेंगे। तो अंकेक्षण कार्यक्रम अंक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू की जाने वाली, तो अंकेक्षण कार्य कर सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पिछली वार्षिक सामान्य सभा से 12 माह तक, यानी कि अगली सभा तक यूं कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, या अगली वार्षिक सामान्य सभा तक, या कंपनी के पंजीयक या निर्देशक तक, जो रजिस्ट्रार आपको निर्देश दे उसके अकॉर्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस एजीएम से लगाकर, आपको कभी भी ध्यान रखना, एजीएम से अगली एजीएम तक, इसका आंसर क्या होगा, अंकेक्षक जो कार्य करता है वो अगली एजीएम तक करता है। इस यूं समझ सको कि इस एजीएम से, जिस एजीएम में वो नियुक्त हुआ है, जो अंकेक्षक नियुक्त हुआ है, वो एक एजीएम से अगली एजीएम तक जो है वो कार्य कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अगली वार्षिक सामान्य सभा तक। अब आप बोलेंगे कि सर 12 माह और दोनों सेम तो लग रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो एक्चुअली क्या है कि एजीएम जरूरी नहीं है कि 12 माह में हो जाए। दो एजीएम में अधिकतम 15 माह का, दो एजीएम में अधिकतम 15 माह का अंतर हो सकता है। कितना, और प्रथम एजीएम कब होगी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर प्रथम हो जाएगी, दूसरी होगी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह, और दो एजीएम के मध्य आपको कितना अंतर हो सकता है, 15 माह का। लेकिन विशेष परिस्थिति में सीजी के द्वारा यहाँ पर 18 माह का अंतर हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, दोनों सेम नहीं है। ये तो सीधा कहता है कि 12 माह में हो जाना चाहिए इस एजीएम के अगले 12 माह में, लेकिन हो सकता है कि मान लो वो 12 माह में भी हमारी एजीएम नहीं हुई और वो 3 महीने और आगे चली गई, तो 15 माह में भी हो सकती है। तो अगली एजीएम तक जो है वो अंकेक्षक कार्य करेगा। ये यहाँ पर सही आंसर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन में देता है निर्णय
विचार, लेखों के सही होने की गारंटी या उपयुक्त सभी। अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में क्या प्रकट करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देता है, ऑडिटर अपनी जो रिपोर्ट देता है उसमें वो डिसीजन नहीं देता है, एक तरीके से वो अपनी राय दे रहा है। क्या करता है ऑडिटर का, अंकेक्षक का उद्देश्य क्या होता है? अंकेक्षण का उद्देश्य जो होता है वो होता है वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना। क्या करना होता है? अपनी राय प्रकट करना होता है, वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना होता है। तो यह ध्यान रखना है, अंकेक्षक का अपने प्रतिवेदन में क्या देता है? वो अपने विचार देता है, अपने व्यू, इसको कहते हैं ओपिनियन। ठीक है, तो ऑडिट क्या करता है? ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो ऑडिट एविडेंस उसको उपलब्ध कराए जाते हैं उसके आधार पर वो अपने विचार देता है। लेखों के सही होने की वो गारंटी नहीं देता है। अंकेक्षण 100% लेखों के सही होने की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि अंकेक्षक भी एक व्यक्ति है और मनुष्य गलती हो सकती है। इसलिए वो अपनी रिपोर्ट क्या देगा कि मुझे जो ऑडिट एविडेंस उपलब्ध करवाए गए हैं उसके आधार पर वित्तीय विवरण ये अपनी स्थिति प्रकट करते हैं। तो वो विचार देता है, अपने ओपिनियन देता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में भी हम बी करते थे जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 71 to 84 तक जो हमारे ऑडिटिंग है, ठीक है, प्रीवियस ईयर ऑडिटिंग का जो पेपर हुआ था 2012 में टैक्सेशन असिस्टेंट का, उसके यहाँ पर 71 से 84 तक जो ये 15 क्वेश्चन आए थे, इसको हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारा जो सेशन होगा उसके अंतर्गत हम हमारे जो मैनेजमेंट यूनिट है उसके भी आपके जो 85 से लगाकर 112 यानी कि 85 से 112 तक जो आपके क्वेश्चंस आए हैं मैनेजमेंट के, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।